हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू जुनैर आज़हर ऑफिशियल। इंटरनेशनल सिनेरियो में जिस तरह SCO की जो कॉन्फ्रेंस है वो बड़ी फोर फ्रंट पे आई है और अभी तक वो कंटिन्यू कर रही है। उसको हम सम अप करेंगे इन अ डे और सो व्हेन इट्स फाइनली ओवर। लेकिन ओवरऑल सितंबर का जो मंथ होता है उसमें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का एक मेजर इजलास होता है और इस दफ़ा जो ज़्यादातर डेवलपमेंट्स हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स वो इस इजलास को गाज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फोकस कर रही हैं बिकॉज़ ये उम्मीद की जा रही है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में शायद बहुत सारे मुल्क एक्सेप्ट कर लें पैलेस्टाइन को एज अ स्टेट। उससे पहले इज़राइल ने अपना जो ऑफेंसिव है इन गाज़ा उसको स्पीड अप कर दिया है। रोज़ाना एक स्टेप ऊपर अगर ये कहा जाए वो उसको एस्केलेट करता है तो ये गलत नहीं होगा। अब तो ये खबरें भी आने लग गई हैं कि वो टेंट्स को जहाँ पे लोग रह रहे हैं रेफ्यूजी कैंप्स जो हैं उनको आग लगा रहे हैं। दे आर पुटिंग फायर ऑन दोज कैंप्स सिंपली, यानी लाइव एमुनिशन, उसके बाद स्टारवेशन, लोगों को भूख से मारना, ह्यूमैनिटेरियन एड को रोकना, ये सब कुछ तो हो ही रहा था। वॉर क्राइम्स हैं ये सब, लेकिन अब वहाँ पे डायरेक्ट किलिंग जो है, अगर एक दिन की सिर्फ मैं बात करूँ तो 73 लोगों की डेथ हो चुकी है। सो थिंग्स आर एस्केलेटिंग एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि अगर अंडर सम काइंड ऑफ, जो कि प्रेशर इतना माउंट होता नज़र नहीं आ रहा क्योंकि US बिल्कुल साथ खड़ा है इसराइल के, बट अंडर सम सॉर्ट ऑफ फसाद बिकॉज SCO ने जिस तरह ग्लोबल ऑर्डर को ओपनली चैलेंज कर दिया है, जो एलाइज हैं US के वो डिसइंटीग्रेटेड हैं, डिसइल्यूजनड हैं कि उन्होंने किस तरफ जाना है। ऊपर से जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस गाज़ा में खड़ा हुआ है उसकी वजह से जनरल असेंबली से अगर कोई प्रेशर आता भी है ग्लोबली तो उससे पहले जितने इलाकों पे कब्ज़ा कर सके या जितना ज़्यादा गाज़ा को, वेस्ट बैंक को अनलिवेबल कर सके इज़राइल, ये उसका टारगेट है। नाउ वी ऑल नो कि इस टारगेट में US उसके साथ खड़ा है। सो ये जो आप एक एस्केलेशन देख रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में, उसकी एक वजह ये है। अगर ओवरऑल बात करें तो दुनिया में इस वक्त 55 कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और वो लाइमलाइट में नहीं आते। वो इसलिए लाइमलाइट में नहीं आते क्योंकि वो कंट्रीज़ इतने मैटर नहीं करते, दुनिया उन पर रिपोर्ट नहीं करती, और जो अंडर मीडिया स्क्रूटनी आ जाता है जाहिर है उसके ऊपर फिर ज़्यादा बात होती है। लेकिन ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में मौजूद हैं जो इतने ही ब्लडी हैं जितना गाज़ा है। वहाँ पे भी एथनिक क्लिनजिंग हो रही है और उसमें UAE और इस टाइप के और बहुत सारे कंट्रीज़ के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। साउथ सूडान की एग्जांपल है। उससे पहले आपने देखा वाइट हाउस में 2 या 4 कॉन्फ्लिक्ट्स की बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप बात करते रहे कि मैं इनमें पीस ब्रोकर की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे रवांडा और DRC की बात हुई, लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो आज़रबाईजान और आर्मीनिया का सीज़ फायर था। ये भी एक वन ऑफ द मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि इसका अब डायरेक्ट ताल्लुक पाकिस्तान से बन गया है। तो लेट्स डिस्कस इट। पाकिस्तान आर्मीनिया को रिकग्नाइज़ नहीं करता था। एक सरप्राइज़ मूव हुई और पिछले हफ्ते एक फॉरेन ऑफिस ब्रीफिंग में इसहाक डार जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक सरप्राइज़ अनाउंसमेंट की और उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद यरेवान के साथ, यानी कि आर्मीनिया का जो कैपिटल है, हम कंसिडर कर रहे हैं इस्टेब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ये बड़ी ड्रामेटिक शिफ्ट थी पाकिस्तान की, गिवन द फैक्ट कि डेकेड्स से, जब से आज़रबाईजान वजूद में आया है 1991 में सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद, उसके बाद से पाकिस्तान स्टूड फर्मली विद आज़रबाईजान और आर्मीनिया को एज अ स्टेट रिकग्नाइज नहीं करता रहा। नाउ ऑन द साइडलाइंस ऑफ SCO वहाँ पे बाकायदा डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं और डिप्लोमेटिक टाइज पाकिस्तान और आज़रबाईजान ने इस्टेब्लिश कर लिए हैं। थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं और साथ इसमें से ये कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि आर्मेनिया का फ्यूचर पिवट किस तरफ जा रहा है, उसकी फॉरेन पॉलिसी किस डायरेक्शन में जाएगी और उससे साउथ कॉकस जिस एरिया को कहते हैं जहाँ पे आर्मीनिया, आज़रबाईजान वगैरह मौजूद हैं, इनका फ्यूचर कैसे शेप होगा। सो रशिया का एक बड़ा लॉन्ग रिलेशनशिप रहा है आर्मीनिया के साथ, बड़ी प्रोटेक्शन भी देता रहा है रशिया आर्मीनिया को, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये रशिया ही से अलहदा हुआ था। एक वक्त में बिफोर 19th सेंचुरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आर्मीनिया के ऊपर पर्शियन एम्पायर का कब्ज़ा भी रहा है, तो उसके भी असरात हैं। वहाँ के जो एथनिक लोग हैं उनमें आपको एक पर्शियन लेगेसी भी मिलेगी।
ऑटोमन एम्पायर की भी लेगेसी आपको मिलेगी और सोवियत यूनियन की तो मिलेगी ही। बहरहाल आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, जब आर्मीनिया ने अपनी इंडिपेंडेंस अनाउंस की इन 1991, तो रशिया रिमेन्ड अ डोमिनेंट फोर्स। उसने कहा ठीक है, आप अलहदा तो हो गए हैं, हम आपको मिलिटरीली सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और आपके लिए पीस कीपिंग भी करेंगे। बट वो पीस कीपिंग का रोल रशिया फेल हो गया, प्ले कर नहीं सका, क्योंकि अज़रबैजान ने 2023 में नगोर्नो काराबाख का जो ऑफेंसिव था, ये उनका एक इलाका है, उसमें नाकाम हुए और अज़रबैजान ने उस इलाके पे कब्ज़ा कर लिया और इस तरह आर्मीनिया को यूँ लगा कि उसको अपनी प्रोटेक्शन के लिए रशिया की नहीं वेस्ट की ज़रूरत है। दिस इज़ हाउ थिंग्स चेंज्ड। इसी तरह अगर उस एरिया में टर्की का इन्फ्लुएंस हम देखें तो टर्की जो है इट रिमेन्स अ पोटेंट सोर्स ऑफ प्रेशर इन दैट एरिया। टर्की ने एक बड़ी फर्म पोजीशन ली। वो आर्मीनिया में जो जेनोसाइड हुआ इस सारे मामले में जिसमें अज़रबैजान इन्वॉल्व था, टर्की उसको डिनाई करता है, वही पोजीशन रखता है जो पाकिस्तान की है, स्टॉन्च एलाई ऑफ अज़रबैजान है, और उसकी जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जिसमें वो पाइपलाइंस की लिंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर और थ्रू आउट द सेंट्रल एशिया जिस तरीके से अपनी पावर स्ट्रगल को लेके चलना चाहता है, उसमें उसको सूट करता था कि आर्मीनिया को अंडर प्रेशर रखा जाए। सो उस सारे रीजन में सारे यूँ समझें कि मेन प्लेयर्स जो हैं वो अज़रबैजान के साथ खड़े थे। That is why Armenia started pivoting towards West or the Europe. Now, why Armenia deserves independence? It's a simple answer. Azerbaijan जब इसको question करता है तो anybody has a right to be independent. It is Armenia is more than a historical leftover कि एक empire break हुई है और उसके कई टुकड़े हुए हैं, तो जिस तरह और parts ने independence claim की है उसी तरह आर्मीनिया भी claim करता है। It is one of the world's oldest nations. उनकी अपनी language है, उनका अपना church है, यानी उनका एक अपना religion है और democratic values हैं, and since 1991 it is functioning as a sovereign independent democracy. So आर्मीनिया के लिए जो independence है, it's about their survival, self-determination and right to shape its own destiny, जो अज़रबैजान के साथ conflict की वजह से मुस्तकिल एक denied form में exist कर रहा था या suppressed form में exist कर रहा था। आर्मीनिया में जो लोग रहते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तकरीबन 3 मिलियन पीपल लिव इन आर्मीनिया, और अगर डायस्पोरा की बात की जाए तो प्रीडोमिनेंटली जो एथनिक आर्मीनियंस हैं वो 8 मिलियन हैं, जो दुनिया भर में फैले हुए हैं। रशिया में भी हैं, ईरान में भी हैं, यूएस, फ्रांस, लेबनान, और इस वजह से एक बड़ी ग्लोबल रीच बनती है आर्मीनिया की, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो साइज़ में छोटा है। फास्ट फॉरवर्ड और अब बात करते हैं अज़रबैजान और आर्मीनिया की जो पीस डील कराई या जो ब्रोकरिंग कराई डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसकी वजह से वो कहते हैं कि उनको पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, और दोनों मुल्कों के सरबराहान ने कह भी दिया कि बिल्कुल हम आपको नॉमिनेट करते हैं फॉर द नोबेल पीस प्राइज़। जो रूट क्रिएट किया है बीच में, जो एक्सेस ली है, उस पे बात करते हैं। एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पिवट है ये। अगस्त 8, 2025 वाशिंगटन में एक मीटिंग होती है और आर्मीनिया और अज़रबैजान के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ मौजूद हैं, और एक नया ट्रांजिट रूट जो है उसकी बात की गई जिसका नाम है TRIPP। ये एब्रीविएशन है ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इस पे ज़रा गौर कीजिएगा कि US या जो बड़ी पावर्स होती हैं, ये जब भी किसी डील को ब्रेक करती हैं तो उसमें से अपने लिए स्ट्रेटेजिक एंगल कैसे सिक्योर करती हैं, अपना पार्ट कैसे सिक्योर करती हैं, और वही पॉइंट, सिंगल पॉइंट आगे जाके उस कॉन्फ्लिक्ट को मल्टीप्लाई करता है। बात सिर्फ कुछ सालों तक रुकती नज़र आती है, उससे ज़्यादा नहीं। बहरहाल ट्रंप ने कहा कि ये मैं इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का रूट बनवा रहा हूँ। बीच में ये जो कॉरिडोर है ये साउथ ऑफ आर्मीनिया से चलता है और अज़रबैजान को लिंक करता है, और ये जो एनक्लेव है ये ईरानियन बॉर्डर को भी टच करता है। नाउ US हैज़ बीन ग्रांटेड एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनल राइट्स फॉर 99 years ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रेल, पाइपलाइंस, रोड्स, ऑप्टिकल केबल्स अगर बिछाई जाएंगी, ऑल ऑपरेशनल
अंडर आर्मीनियन लॉ, यानी उन्होंने आर्मीनियन लॉ के अंडर 99 ईयर्स के लिए इस कॉरिडोर में एक्सेस ले लिया है. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिक मूव एंड ऑफ कोर्स इसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस भी होंगी. ईरान ने इसको डिक्लेयर किया है कि उसकी सॉवरेंटी को इस रूट के ज़रिए से डायरेक्टली और उसकी जो एक्सेस टू द यूरोप है उसको ब्लॉक करने की कोशिश की गई है. और अब हमें एक और रूट से भी जो हमारी एक्चुअली एक्सेस होती थी फॉर सो मैनी थिंग्स, ट्रेड के लिए एंड इवन अदरवाइज, उसको ना सिर्फ ब्लॉक कर दिया गया है बल्कि अब उसको हमारे ख़िलाफ़ यूज़ किया जाएगा. सो दैट इज़ पॉइंट नंबर 1 कि आर्मीनिया बाय मूविंग वेस्टवर्ड टूवर्ड्स वाशिंगटन, इस साउथ कॉकस में होते हुए, इस रीजन में होते हुए अपने आप को वेस्ट के साथ अलाइन करके बिल्कुल वैसे ही एक्ट कर रहा है जिस तरह यूक्रेन ने एक्ट किया. तो क्या यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग पीस हो सकेगा? दैट इज़ द क्वेश्चन. बहरहाल हम ट्रांजिट रूट को आगे लेके चलते हैं. जो रशिया है वो भी समझता है कि एग्जैक्टली वही हुआ है कि ये हमारा रीजन है, वी हैव बिन डोमिनेंट हेयर फॉर सो लॉन्ग, और साउथ कॉकस में जो उसका इन्फ्लुएंस है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है. 1 बाय 1 कंट्रीज़ जो हैं उनको वेस्टवर्ड सिक्योर किया जा रहा है कुछ बेनिफिट्स दे के, और उसके जवाब में जो उनसे लिया जा रहा है वो ऐसी एक्सेस है जो बड़ी लॉन्ग टर्म है. टर्की जो है इट वेलकम्स द मूव. उसके जो टाइज़ विद आर्मीनिया है उसने कहा है वी वेलकम इट. और टर्की हमेशा डिफरेंट पोस्चरिंग करता है, अपने लिए कुछ ना कुछ बीच में से सिक्योर कर लेता है, लेकिन ऑल आउट अगेंस्ट नहीं जाता किसी कॉन्फ्लिक्ट में. अब क्योंकि अज़रबैजान ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है उस कॉरिडोर को, तो टर्की को भी कोई एतराज़ नहीं है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान को कोई एतराज़ नहीं है. सो नाउ एंड अहेड with the TRIPP corridor and strategic partnership with the US, आर्मीनिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो बहुत गौर से देखेंगे कंट्रीज़ लाइक ईरान एंड रशिया. यकीनन डिसाइसिव शिफ्ट आएगा, अलायंसेस में चेंज आएगा. आर्मीनिया का जो रिलायंस ऑन रशिया है वो कम होगा. मोर टाइज विद द US, टाइज़ विद द नेटो, टाइज़ विद द यूरोपियन यूनियन. इसका मतलब है कि वो सारा यूरोप की तरफ अब ज़्यादा देखेगा एज़ कम्पेयर टू रशिया. स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस तो ये है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब जो पार्टनरशिप्स आगे जाके बनेंगी और जो आगे एक डिफेंस की एक फॉर्म बनेगी, साइबर सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, इस सब में भी फ़र्क आएगा. और ज़ाहिर है जो पैक्ट्स पहले वो अपने रीजन में करते थे या कोशिश करते थे करें, उनको वो नहीं मौका मिलता था बिकॉज अज़रबैजान ने उनको ब्लॉक किया हुआ था. अब वो सारी सपोर्ट उनको वेस्ट की तरफ से, यूरोप की तरफ से इन पर्टिकुलर मिलेगी. EU के साथ इंटीग्रेशन के लिए ऑलरेडी आर्मीनिया ने लेजिस्लेशन पास कर दी है और EU की मेंबरशिप के लिए भी उन्होंने मूव्स शुरू कर दी हैं. डायरेक्ट मेंबरशिप अप्लाई करने से पहले दे आर ऑलवेज सिग्नलिंग कि हम इस रूट पे या इस साइट पे आना चाहते हैं, हम आपके मेंबर बनना चाहते हैं, जिसमें स्टार्ट में चीज़ें ऐसे ही होती हैं. वीज़ा लिबरलाइजेशन के अराइवल पे आपको वीज़ा दे दिया जाता है कुछ कंट्रीज़ को, तो वो ऑलरेडी यूरोप के लिए आर्मीनिया ने कर दिया है. और इसके अलावा वो लीगली, पॉलिटिकली, इंटरनेशनल लॉ जिस तरीके से यूरोप का है उसमें भी अपने आप को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है. इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो आर्मीनिया में डोमेस्टिक इनोवेशन बहुत ज़्यादा है और इवेंट्स, जिसमें से एक इवेंट लाइक वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा इवेंट था. तो आर्मीनिया इज़ नाउ गोइंग टू पोजिशन इटसेल्फ एज अ टेक सेवी इकोनॉमिक हब, जिससे यकीनन टर्की बहुत फ़ायदा उठाएगा और यूरोप बहुत फ़ायदा उठाएगा. लेकिन इस सब में क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस अब US की भी है, तो इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, इकोनॉमी में, हर चीज़ में US इन्फ्लुएंस और US कोलैबोरेशन जो है वो साफ नज़र आएगी. ये सबसे बड़ा चैलेंज आर्मीनिया के लिए उसकी फॉरेन पॉलिसी होगी कि उसने अपने मेजर स्टेक्स और अपना जो स्ट्रेटेजिक पिवट है वो तो रुख उसका बता दिया है बड़ा क्लियरली कि वो वेस्ट वर्ड है, यूरोप की तरफ है, वाशिंगटन की तरफ है. बट अपने रीजनल प्लेयर्स के साथ उसने कैसे चलना है, ये तकरीबन वैसी ही सिचुएशन है जैसे इंडिया ने अपने लिए चूज़ की हुई थी कि साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा होते हुए यहाँ के मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे बनाने के बजाय उसने क्वाड का हिस्सा बनना पसंद किया. एंड नाउ इट इज़ ट्राइंग टू कम बैक टू मे बी
SCO, ابھی اٹ از ناٹ کلیئر کہ وہ واقعی اس طرف آنا چاہتا ہے یا نہیں. سو یہ ہمیشہ ایک بہت ڈیفیکلٹ چوائس ہوتی ہے. لوگ یا کنٹریز یا اسٹیٹس اپنی انڈیپینڈنس کے لیے، ساورنٹی کے لیے مشکل فیصلے کر لیتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں اس کے پھر جو ایفیکٹس آتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا آپ کانفلکٹ سے نکل آئے ہیں اس طریقے کے پیکٹ سائن کرنے کے بعد، یا آپ نے کانفلکٹ کو ایک ڈیسائسو شکل دے دی ہے، کھل کے ایک سائڈ چوز کر لی ہے جس کا آپ کو آگے جا کے پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. لیکن بہرحال ہسٹری یہی بتاتی ہے کہ اپنے ریجن میں ہوتے ہوئے اپنے ایلائز کے ساتھ اگر آپ سنک نہیں کرتے اور ان کو بلکہ کراس کر کے آپ کسی اور کوکس کے ساتھ یا ریجن کے ساتھ جا کے الائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اتنا فائدہ نہیں دیتا. ایک بیلنس رکھنا ضروری ہوتا ہے. So Armenia stands at a crossroad. Russia's 200 years old dominance is waning. Apparently, West is stepping in. اور صرف کوئی ڈپلومیٹکلی اسٹیپ ان نہیں کر رہا بلکہ انفراسٹرکچر کی شکل میں اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی شکل میں اسٹیپ ان کر رہا ہے. اور یہ جو TRIPP کوریڈور ہے یہ ہر لحاظ سے ایک نیا پاتھ ہے فارورڈ جس میں آرمینیا جو ہے وہ سروائیول موڈ سے نکل کے ساورنٹی میں اور سیلف ریلائنس موڈ میں جائے گا، اور اس کی اسٹریٹجک ریلیونس ریجن میں بھی بڑھے گی، دنیا میں بھی بڑھے گی. سو فنگرز کراسڈ. اب اس کے اوپر پتہ نہیں نوبیل پرائز مل پاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ نہیں، لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ ہی از اے ڈیل بریکر، اور انہوں نے اس ڈیل میں یقیناً واشنگٹن کے لیے بہت کچھ سیکیور کر لیا ہے. آئی ول سی یو ٹمارو.